एक हफ्ते बाद मेरी शादी थी। मेरे वालदा के साथ अब तक बाजार के कई चक्कर लग रहे थे। एक महीने से मैं बाजार के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, लेकिन आज शायद मैं बेहद थकन से चूर हो चुकी थी, या शायद धूप बहुत तेज थी। मैं बाजार में चली तो गई थी, लेकिन मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। गर्मी की शिद्दत के मारे मेरा जी मतलाए जा रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी कैफियत सुनकर चंद टेस्ट लिख दिए, लेकिन जब इनकी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मुझे लगा कि डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई है या ये रिपोर्ट गलत है। यही हालत मेरी वालदा की भी थी। वो हक्का बक्का मुझे देखे जा रही थी और मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं कुछ न करके भी इनके सामने मुजरिम हो चुकी हूँ। मैं वो मुश्किल ज़ब्त बांधे घर पहुंची थी कि मेरी वालदा घर आते ही रोने लगी और कहने लगी कि ये क्या किया तुमने शफक, किसका गुनाह तुम अपने वजूद में पाल रही हो। मैं क्या जवाब देती? मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था। मैं किस पर शक करती? मेरे घर में तो मेरी माँ के अलावा कोई रहता न था। मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर पकड़ा और डॉक्टर के मुताबिक मैं पिछले 2 माह से उम्मीद से थी। मेरी 3-4 किस्म की टेस्ट करवाए गए थे और सब रिपोर्ट्स में यही आया था। मैं इसे झूठा तस्वर नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया और कब, कि मुझे खबर तक न हुई। मेरी माँ मुझे कोसे जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि अम्मी मुझसे कसम ले लें, लेकिन मैंने वाकई कोई गुनाह नहीं किया। मैं जानती तक नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी इस बात पर मेरी माँ क्यों मुझ पर एतबार करती? वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो। मैंने हर किस्म की कसम खाकर अपनी माँ को यकीन दिलाया तो वो कुछ चुप सी हो गई। अगले ही रोज़ वो मुझे एक दूसरी डॉक्टर के पास ले गई जो उनकी जान पहचान की थी और इन्हें एतमाद में लेकर कहने लगी कि वो मेरा अबॉर्शन कर दें। लेकिन वो कहने लगी कि आपने देर कर दी है, 2 माह हो चुके थे इस चीज़ को, अब कोई हल न था। इस पर मेरी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरा शोहर तो ये राज जानकर मुझे बदनाम करके छोड़ देता। मैंने अम्मी को शादी करने से इनकार कर दिया, इससे पहले कि मेरी मज़ीद बदनामी होती। बेहतर था कि मैं शादी से ही इनकार कर देती। मेरी वालदा कहने लगी कि हम इनकार का क्या जवाब पेश करेंगे, वो लोग वजह पूछेंगे और हमारे पास ऐसी कोई भी वजह मौजूद नहीं है। हम लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? मसले का ऐसा क्या हल निकाला जाए? मेरे साथ जिसने भी जुल्म किया था, फिलहाल वो मेरी नज़रों से पोशीदा था। मैं अपनी जग रुसवाई नहीं चाहती थी, इसलिए ही रात को अपना सामान बांधा और दूसरे शहर लाहौर चली गई। ना तो वहाँ मुझे कोई जानता था और ना ही मेरी वालदा को। मैंने एक अच्छी सी फर्म में जॉब कर ली। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी थी और पहले भी जॉब करती थी। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो भी मेरा एक कुलीग था। इसने मुझे ऑफिस में ही प्रपोज किया था। मेरे घर में मेरी वालदा के अलावा और कोई भी न था। जब मैंने इमरान के बारे में अपनी वालदा से जिक्र किया था तो इन्हें भी इस रिश्ते को कोई एतराज़ न था। इसी तरह मेरा रिश्ता इमरान से तय हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मुझे इमरान से कोई दीवाना वार मोहब्बत थी, लेकिन वो एक अच्छा और संजीदा किस्म का इंसान था, शरीफ इंसान भी था, क्योंकि इसने मुझसे मोहब्बत के दावे करने के बजाय सीधा सीधा रिश्ता भेजा था। अब तक सब कुछ ही ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये सोचकर मैं पागल होने लगी कि ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ है कि शख्स ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है और मुझे खबर तक ना हुई। ये मेरी जिंदगी का अजीबोगरीब वाकया था जिसने मेरी रातों की नींद बर्बाद करके रख दी थी। मैं अपनी जिंदगी के गुज़श्ता पहलू पर गौर करती, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी न था जिससे मैं किसी पर शक कर सकती। मैं और मेरी वालदा रातों रात घर से निकले थे, इसलिए दूसरे ही दिन मेरे फ़ोन पर इमरान के बहुत से कॉल आई थी। शायद वह मुझसे घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन मैं इसे इस बारे में क्या बताती जिसके बारे में मुझे खुद भी इल्म नहीं था। मैं जानती थी कि वो मुझे कभी भी इस तरह से कबूल नहीं करेगा। एक बार बातों बातों में इसने मुझसे कहा था कि शफक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेवफाई हरगिज़ नहीं। मैं बेवफा हरगिज़ नहीं थी, लेकिन न जाने कैसे बदकार हो चुकी थी। मेरी वालदा भी इस वजह से बीमार रहने लगी थी। यहाँ मैंने यही कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर बैरून मुल्क में रहता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा न था कि मैं झूठ बोलती। सुनने और कहने में बहुत अजीब लगता है कि मैं नहीं जानती थी कि मैं किसका गुनाह अपने वजूद में पाल रही थी। दिन ब दिन मेरी तबीयत अजीब होने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगती। मैं रोती रहती थी
कई घंटे जा नमाज पर बैठकर मैं रब के हजूर सजदा रेज होकर यही कहती कि या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि जिसकी सज़ा मुझे यूं मिल रही है। ये कैसी आजमाइश है। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त भी आ गया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मैं किसकी औलाद को पालने पर मजबूर हूँ जिसे मैं जन्म देने जा रही थी। ना तो वो मेरी मोहब्बत की कोई निशानी थी, ना ही मेरे साथ की गई मोहब्बत में धोखेबाजी। वो एक नाजायज औलाद थी और इसकी अजियत मैं ही जान सकती थी कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही थी। औरत कभी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती कि जिसे देखकर वो एक अजियत में गिरफ्तार हो जाए। मैं भी ये बात सोच रही थी कि इस बच्चे को पैदा होते ही यतीम खाने के हवाले कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इसकी शक्ल तो मेरे ही। ये इन दिनों की बात है जब मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस की टीम के साथ मरी गई थी। मैं एक आर्किटेक्चर थी, नक्शे बनाती थी, मेरा यही काम था। मरी में भी मैं इसी सिलसिले में गई थी। वहाँ पर एक होटल का नक्शा बनाना था और इसकी तामीर भी करवानी थी। इस टीम में शामिल चंद लोग और भी थे। हम सब के काम की नौयत एक जैसी ही थी। होटल्स के कमरों की कीमतों में होटल के मालिकान ने 3 गुना इजाफा कर दिया था। इन्हीं दिनों हम भी अपने होटल के कमरे में कैद होकर रह गए थे। सर्दी की शिद्दत इतनी थी कि कमरे के हीटर तक काम नहीं कर रहे थे। मुझे याद आने लगा कि इन्हीं दिनों होटल पर ग्राहकों का रश बहुत बढ़ गया था। लोग होटल का किराया लाखों में देने को भी तैयार थे। बहुत से लोगों ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपने कमरे में ही लोगों को ठहराना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल भी वहाँ खेला जा सकता है। एक रात मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी जोर से थड़थड़ा गया था। मैं सर्दी के मारे इस डबल रजाई में भी कांप रही थी। बमुश्किल ही मुझे नींद आई थी कि दरवाजे की दस्तक ने वो भी गारत कर दी थी। मैं बमुश्किल ही उठकर कमरे से बाहर आई तो इसी होटल का एक मुलाजिम था। वो मुझसे कहने लगा कि एक फैमिली इस पहर बड़ी मुश्किल से इस होटल तक पहुंची है और इनकी बच्ची भी बहुत बीमार है। होटल का कोई कमरा भी खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए इन्हें इस कमरे में ठहरा लें तो ये आपका इन बाप बेटी पर एहसान होगा। मैं कुछ देर तो यही सोचती रही कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इजाज़त दे दी। कुछ ही देर में एक 30-32 साला नौजवान एक 7 साला बच्ची को गोद में लिए मेरे सामने खड़ा था। वो शख्स इस वक्त बेहद परेशान हाल लग रहा था। इसने कमरे में आते ही अपनी बेटी को फौरन से बेड पर लिटाकर इस पर रजाई ओढ़ दी। वो बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी। वो शख्स खुद भी एक मोटी जैकेट पहने हुए था। मुझे मशकूर नज़रों से देखने लगा। कहने लगा कि मैं आपका शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अदा करूं। अगर आप मुझ पर ये एहसान ना करती तो मेरी बच्ची को न जाने सर्दी के मारे क्या हो जाता। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। वो कहने लगा कि बस मैं इसी की बेटी का कुछ ख्याल रख लूं। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं आकर अपने बेड पर लेट गई। वो बच्ची नीम घनूदगी में बुरी तरह से कांप रही थी। मैं इसके बराबर में लेट गई। इस 7 साला मासूम सी बच्ची को अपनी आगोश में भर लिया। कुछ देर में इस बच्ची का लर्जा खत्म हो चुका था। अब वो बच्ची गहरी नींद सो चुकी थी। रात भर बर्फबारी होती रही थी और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी थी। सुबह वो बच्ची जब जागी तो मुझे अपने पास देखकर घबराने लगी। मुझसे कहने लगी कि इसे इसके बाबा के पास जाना है। मैं तो ये नहीं जानती थी कि इसका बाप कहाँ था। मेरे पास तो इस शख्स का नंबर तक न था। मैंने इसे बहुत समझाया कि इसके वालिद अभी आ जाएंगे, लेकिन वो रोने लगी थी। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दाएं बाएं जानिब देखा कि शायद मुझे इसका बाप कहीं नजर आ जाए, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बच्ची को चुप करवाया था। फिर एक मुलाजिम से कहकर नाश्ता मंगवाया, लेकिन इसका बाप वापस नहीं आया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इस बच्ची के बाप का कुछ पता नहीं था। मैंने इस होटल के मैनेजर से जाकर पूछा तो वो कहने लगे कि रात भर तो वो होटल के लॉबी में रहे, सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह कहाँ गया इन्हें भी इस बात का इल्म न था। मैं परेशान सी हो गई थी कि इस बच्ची को कैसे बहलाऊं, क्या करूं कि वो रोए जा रही थी। मैं मुश्किल ही मैंने इसे दोपहर का खाना खिलाया। फिर इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि इसकी वालदा का इसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। वो अपने वालिद के साथ ही लाहौर में रहती है और इसी ने मरी आने की जिद भी की थी, लेकिन रास्ते में बर्फबारी के तूफान में इनकी गाड़ी फंस गई। वह मुश्किल ही इसके वालिद इसे गोद में लिए पैदल ही चल पड़े थे और सर्दी के मारे भी वो बेहोश हो गई थी। और जब इसे होश आया तो यहाँ थी। मैं कई बार होटल के स्टाफ से इस लड़की के वालिद के बारे में पूछ चुकी थी।
लेकिन वो भी कुछ नहीं जानते थे। शाम के वक्त वो शख्स वापस लौटा था। मेरा गुस्से और परेशानी से बुरा हाल था। वो बच्ची अपने वालिद को देखकर इनके साथ लिपट गई। वो शख्स एक नेक काम पर ही गया था। वो मुझसे कहने लगा कि आज रात भी ऐसे ही तूफान की पेशगोई की गई है, कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। जैसे ही रास्ते कुछ साफ हुए तो मैं फौरन से वापस चला जाऊंगा। आपने मेरी वजह से बहुत जहमत उठाई है, वो वजाहत देने लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है लोगों को बचाने के लिए ही किया है, और ऐसे मुश्किल वक्त में ही हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी इंसानियत का। मेरी बात पर वो कदरे पुरसकून हुआ था। रात तक वो इसी कमरे में रहा, मुझसे मेरे बारे में भी पूछता रहा और अपने बारे में भी बताता रहा। वक्त भी तो किसी तौर गुजारना था। कहने लगा कि इसकी लव मैरिज थी और बेटी की पैदाइश के बाद इसकी बीवी बीमार रहने लगी थी। इसकी बेटी 2 साल की थी जब इसकी बीवी इंतकाल कर गई, लेकिन इसके बाद वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सका, क्योंकि इसे ये डर भी लाहक था कि दूसरी औरत इसकी बेटी के साथ सौतेलियों जैसा सलूक ना करे। रात को वो शख्स कमरे से बाहर चला गया था। फ़ोन के सिग्नल तक बंद जा रहे थे। मैंने अपने फ़ोन को एक नज़र देखा तो चंद मैसेजेस आए हुए थे। इमरान मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मेरी वालदा मेरे लिए बेहद परेशान थी, लेकिन फ़ोन के सिग्नल बहुत कम आ रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी वालदा की थी, जो मेरी वजह से बेहद परेशान थी। वो बच्ची कब की सो चुकी थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया कि शायद फ़ोन के सिग्नल कुछ बहाल हों तो मैं अम्मी को अपनी खैरियत बता सकूं। इस वक्त हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जहां मैं थी वहां फ़ोन के सिग्नल न होने के बराबर थे। लेकिन मैंने सामने देखा तो कुछ फासले पर लोग मोबाइल पर बात करते नजर आने लगे। मैंने सोचा कि मैं भी जाकर अम्मी को अपनी खैरियत की इत्तला दे दूं, क्योंकि वो मेरी वजह से बेहद परेशान रहती थी और परेशानी की वजह से इनका बीपी शूट कर जाता था। वो तो मुझे यहाँ भेजने के हक में भी ना थी। मैं बस चंद दिन के लिए ही आई थी, लेकिन बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैंने अपनी गर्म शाल खुद पर ओढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने होटल की लॉबी पर बिस्तर बिछे देखे थे। बहुत से लोग मजबूरन वहां सोने पर मजबूर थे। इस बच्ची का बाप भी एक कोने में लेटा हुआ था। मैंने बस एक सरसरी सी नज़र ही डाली थी और बाहर निकल गई। मुझे बस अपनी वालदा को तसल्ली देनी थी। इस वक्त 4 सू बर्फ ही बर्फ थी। मैं कराची से यहाँ आई थी और कराची में सर्दी न होने के बराबर होती है। मैं इतनी सर्दी बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी। मुझे मोटे कपड़ों में सर्दी लग रही थी। बाहर चारों सू बर्फ ही बर्फ थी। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, लेकिन सिग्नल अब भी कम थे। सामने तकरीबन 1 मील से कुछ कम फासले पर लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे। मैं भी इसी जानिब जाने लगी। बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि जहां सिग्नल पूरे आए वहीं अपनी वालदा से बात कर लूं। मैं बमुश्किल ही वहां बर्फ पर चल पा रही थी। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंची थी जहां कुछ सिग्नल आ रहे थे। मैंने अपनी वालदा का नंबर मिलाया। इस वक्त मैं सर्दी से बुरी तरह से कांप रही थी। मेरी वालदा ने फ़ोन उठाया। वो वाकई मेरे लिए बेहद परेशान थी। कहने लगी कि खबरें सुन कर इनका दिल दहल रहा था और सिग्नल न होने की वजह से वो मेरे लिए परेशान थी। मैं अभी अम्मी से बात कर ही रही थी कि बर्फबारी तेज शुरू हो गई। आनन फानन यूं लगा कि बर्फ के गोले सर पर गिरने लगे हों। मैंने फ़ोन बंद किया और कोट की जेब में डाला। मैं तेज तेज कदम होटल की जानिब बढ़ाने लगी, लेकिन इस बर्फबारी की शिद्दत ने मेरे असाब जमाने शुरू कर दिए थे। बर्फबारी में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि मेरे लिए चलना मुहाल हो रहा था। इस पर तेज यख बस्ता हवा मेरे चेहरे को जमा रही थी। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं ऐसी मुश्किल से दो चार थी कि मेरा पांव बर्फ के अंदर ऐसा धंसा कि मैं मुंह के बल गिर गई। मुझे लगा कि बर्फ के नीचे से जमीन गायब हो चुकी है और मैं बर्फ में धंसने लगी हूँ। इस पर बर्फ आसमान से यूं बरस रही थी कि जैसे हर चीज को अपनी लपेट में ले लेगी। सर्दी के मारे मैं उठ नहीं पा रही थी। इस पर हवा इस कदर तेज थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। मेरी सांसें मुझे डूबती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद ही मैं होश से गाफिल हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा वजूद आग से तप रहा था। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैं दर्द के मारे कराह रही थी। मैंने बमुश्किल आंखें खोली तो अपने होटल के कमरे में थी। वो बच्ची मेरे पास बैठी मेरे हाथ दबा रही थी। सामने सोफे पर इसका बाप नजरें झुकाए बैठा था। मुझे लगा था कि मैं मर चुकी होंगी। मुझे किसने बचाया था और यहाँ कैसे पहुंची थी?
میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بچی اپنے والد کو پکارنے لگی، کہنے لگی کہ بابا آنٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کسی گہری سوچ سے باہر آیا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا، مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا۔ روز شام تک راستوں کو کافی حد تک صاف کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس کی غلطی کو معاف کر دوں کیونکہ وہ مجبور تھا۔ میں اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میری جان بچانے کے لیے مجھے برف سے اٹھا کر کمرے تک لایا تھا، اس لیے یہ بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس جا چکا تھا۔ میں بھی چند دن بعد واپس لوٹ آئی تھی کیونکہ جس قدر برف مری میں پڑ چکی تھی، تعمیراتی کام رک چکے تھے۔ پھر عمران کے گھر والوں نے بھی شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ 2 ماہ کیسے گزرے میں سمجھ ہی نہیں پائی، اور اب اس بچے کو دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیسا احسان فراموش شخص تھا، میں نے اسے پناہ دی تھی، اس کی بچی کو سنبھالا تھا، اور اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مجھے مرنے دیتا، کیونکہ جو زندگی اس نے مجھے بخشی تھی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی والدہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہاں تک اس کا نام کیا ہے جس کی بچی کی میں ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ابھی میرا بچہ چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں نے اسے امی کے حوالے کر دیا اور خود جاب کرنے لگی تھی۔ ایک بار گھر آئی تو سامنے اسی شخص کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، خود بھی کچھ بکھری سی حالت میں تھا، شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اب بھی کسی مجرم کی طرح سے نظریں جھکا گیا تھا۔ میں نے اس سے تنفر سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس کی بیٹی میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ آنٹی میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، میں نے اور بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن آپ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری والدہ میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی کہ شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کب سے وہ ہماری تلاش میں تھا، اب جا کر ہمیں تلاش کر پایا ہے، تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب تمہیں احساس ہوا ہے؟ مجھے تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اٹھاؤ اپنا بچہ اور نکل جاؤ میرے گھر سے باہر۔ یہ کہہ کر میں نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر کے سارے ضبط دم توڑ چکے تھے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عمران مجھے بے وفا سمجھ رہا ہوگا، جسے میں اس شخص کی وجہ سے شادی سے چند دن پہلے بنا بتائے چھوڑ آئی تھی، اس کی نظروں میں بے وفا ہو چکی تھی۔ وہ شخص میرے کمرے میں آ گیا، مجھ سے کہنے لگا، شفق ایک بار میری بات تو سن لیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں غلط تھا تو بے شک جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہیں کروں گا۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جس رات وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لایا تھا، میں بالکل نیلی ہو چکی تھی، اس لیے میری زندگی کی بقا کا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرتا۔ اس کے بعد وہ مجھے بنا سچ بتائے جا چکا تھا، لیکن احساس جرم نے اسے چین نہیں لینے دیا، اس لیے مجھے ڈھونڈتا ہوا وہ کراچی بھی آیا تھا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے واپس چلا گیا۔ لیکن چند دن پہلے ہی اس نے مجھے اپنے دوست کے آفس میں دیکھا تھا، تو معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے اور شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ لیکن میری والدہ سے سچ جان کر اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت اذیت سہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو، میں باقی کی ساری زندگی اپنے جرم کا ازالہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس جرم کے احساس سے نجات دلا دو جو مجبوراً مجھے کرنا پڑا تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاتھ جوڑے میرے سامنے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں ہاں نہ کرتی تو کیا کرتی؟ سامعین، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔